Welcome back. Today we are going to study nutrition in plants. How does plant obtain their own food? So we know that plants are the autotrophs. That means they undergo the autotrophic mode of nutrition. That is, they can prepare their own food. They are photosynthetics. Photosynthetic means they can prepare their own food by performing the process of photosynthesis. Photo means light, synthesis means to build. So they can build up their own food using the light. And as I have already told you in the previous videos, which sources they are using? They are using carbon dioxide and water. And especially it is in the presence of sunlight and chlorophyll. And the main product released during the photosynthesis is glucose. That is what the food of the plant. And the byproduct is oxygen. Why we are saying byproduct? Because it is important for us, but not main important for the प्लांट्स. और प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली जो हमारा मतलब है फोटोसिंथेसिस कराने का वो है खाना, ना कि ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए. तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? 6CO2 + 6H2O, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट and chlorophyll it will make C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज है. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस 6O2. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप बाय हार्ट करके रखेंगे, क्योंकि बोर्ड में कई बार फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन पूछते हैं. Where the food is made? The food is made in the leaf of the plant. The leaf of the plant is known as kitchen or food factory of the plants. How do plant obtain the raw materials? The plant take up the raw material from the different source. सबसे पहला raw material है CO2. तो plant CO2 लेते हैं स्टोमेटा की मदद से. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? On the surface of the leaves. एक बात यहाँ पे याद रखें बच्चों, अगर लीफ ब्रॉड है मतलब चौड़ी लीफ है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जो स्टोमेटा होंगे वो मोस्टली लोअर साइड में होंगे, लीफ के नीचे तरफ, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, लॉस ऑफ वाटर कम हो. अगर जो हमारी लीफ है वो नैरो है, ठीक है, पतली लीफ है, तो वहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो दोनों तरफ अपर साइड और लोअर साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, ताकि मिनिमम ट्रांसपिरेशन ही होता है. सॉरी, नॉट ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम ट्रांसपिरेशन ही होता है. और इसलिए अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा हो सके, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी सरफेस एरिया कम है तो नंबर ऑफ स्टोमेटास कम होंगे. हर एक स्टोमेटल पोर जो होता है वो सराउंडेड होता है गार्ड सेल से, और गार्ड सेल्स जो होते हैं वो किडनी शेप होते हैं या फिर बीइंग शेप्ड होते हैं. सो गार्ड सेल्स आर द किडनी शेप्ड, द बीइंग शेप्ड, कुछ इस तरह के होते हैं गार्ड सेल्स. और इनके बीच में यहाँ पे पाया जाता है स्टोमेटल पोर. ओके, सो गार्ड सेल का फंक्शन आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में. उसका फंक्शन है कि वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है. दूसरा फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमेटा को. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द फ्लो ऑफ वाटर. एज वी नो दैट स्टोमेटा इज प्रोटेक्टेड बाय द guard cells, and we know cells are in turgid conditions when water is there present inside them. So when water is present inside the guard cells swell. Okay, so swelling of guard cell results in the opening of stomatal pore. This is the condition which I have drawn. The stomatal pore is open. Okay, now when the water flows out of the guard cell, then at this condition the stomatal pore is closed. ध्यान से सुने, अगर पानी गार्ड सेल के अंदर है, गार्ड सेल स्वेल होगा. जैसे हमारा राजमा है, अगर पानी उसके अंदर भरेगा तो राजमा स्वेल होगा तो उसका स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा उसके बीच का. अगर पानी गार्ड सेल के बाहर है, ठीक है, बाहर निकल रहा है गार्ड सेल से, तो क्या होगा? गार्ड सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक होगा तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड. ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. ब्रॉड लीफ प्लांट में क्या होता है, नैरो लीफ प्लांट में क्या होता है. जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उनको चाहिए होता है, सपोज मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट्स को, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं डिजोल्व फॉर्म में। मतलब क्या होता है, जैसे कि एनिमल्स होते हैं जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है पानी में उसको यूज करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर मिक्स होती है, हम जानते हैं कि गैसेस कैन डिफ्यूज इन वाटर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिफ्यूज रहती है, डिजोल्व रहती है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर। तो जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स की मदद से करता है, एंड these roots are present in the soil basically। सपोज क्या होता है, जैसे कि ये एक हमारा लैंड सरफेस है, यहाँ पे हमारे रूट्स हैं प्लांट के, ठीक है, और ये जो रूट्स हैं, रूट्स के आसपास जो होगा, ठीक है, रूट्स के आसपास कुछ सॉइल के पोर्स होंगे, मतलब सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, सॉइल के पार्टिकल्स के साथ साथ यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं और कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, और सिंस रूट के यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, रूट मतलब सॉइल में और रूट में कम होता है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सॉइल से जो वाटर है वो रूट के सेल्स में जाने लगता है, धीरे धीरे फर्स्ट सेल में जाता है, फिर सेकेंड सेल में जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, और स्लोली वो वापस कहाँ जाने लगते हैं, वो जाने लगते हैं इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, एंड दिस प्रोसेस रिमेन्स कंटिन्यूस टिल इट रीचेस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। तो बेसिकली जो वाटर होता है वो डिजोल्व होता है, उसमें डिजोल्व होता है न्यूट्रिएंट्स, फिर न्यूट्रिएंट्स और जो डिजोल्व अपना पूरा वाटर जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से रूट के फर्स्ट सेल में जाता है, फिर सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में। दिस इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इन द सॉइल देन इन द सेल्स ऑफ द रूट्स, ओके। अब उसके बाद कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और कौन कौन से मिनरल्स जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। नाइट्रोजन का मेन यूज़ क्या है, नाइट्रोजन का मेन यूज़ है प्रोटीन बनाने के लिए, और नाइट्रोजन ना हम गैस के फॉर्म में, जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म में नहीं ले पाते हैं, उनको चाहिए नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स क्या है, NH2 का फॉर्म या फिर NH3 का फॉर्म, ठीक है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। उसके बाद फिर ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं इसको एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने शायद नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो नाइट्रोजन साइकिल की मदद से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में फिक्स करते हैं, और ये काम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का, ठीक है। फिर सनलाइट तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस में सन से अवेलेबल होती है, वो एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल, और जो सनलाइट होती है ना उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल एक बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और हमने 9th क्लास में सेल चैप्टर में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में कंटेन होता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में हेल्प करता है। और सारे क्लोरोफिल्स जो होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स का एक और नाम है, वो है फोटोसिंथेटिक सेल्स, जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, जब आप उनका लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के साथ बाद होते हैं पैलिसेड टिश्यूज जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है। ये पैलिसेड टिश्यूज जो होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ऐसे इनमें डॉट्स डॉट्स के फॉर्म में बहुत सारा क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, ऐसे डॉट्स के फॉर्म में। उसके बाद फिर कुछ स्पॉन्जी सेल्स भी होते हैं और कुछ पैलिसेड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जी और पैलिसेड सेल के बीच में आप फर्क कैसे निकालेंगे, जो पैलिसेड सेल होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं और जो स्पॉन्जी सेल होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं,
बेसिकली एक है ब्लैक वाला सिलेंड्रिकल रसगुल्ला और दूसरा है हमारा छेने का रसगुल्ला, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल रसगुल्ला है पैलिसेड सेल्स और जो छेने का रसगुल्ला है वो स्पॉन्जी सेल्स है। एक लीफ में 100 से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक सेल में, ठीक है। मतलब अगर एक पैलिसेड सेल है तो उसमें 100 से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लीफ के अंदर ना जाने कितने सेल्स होंगे, हर एक सेल के अंदर 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट हैं। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग होती है जो लीफ को प्रोटेक्शन कराती है। काय का प्रोटेक्शन कराती है? ताकि वाटर का लॉस कम हो सके। बेसिकली क्यूटिकल की थिक कोटिंग पाई जाती है डेजर्ट वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे लेस वाटर प्रेजेंट होता है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट लो कर देगी। उसके बाद फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, फूड बनता है और O2 गैस रिलीज होती है। एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज प्लांट अनयूज्ड ग्लूकोज बचता है प्लांट का, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। अब बच्चे आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से ये स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस याद करेंगे, क्योंकि वैसे का वैसा ये स्टेप लिखने आपके एग्जाम में बोल दिया जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस स्टेप। बस क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा क्या होता है? दूसरे स्टेप में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और इसी स्टेप में क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो जाके स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन की मदद से इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, शायद आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी आगे आप पढ़ेंगे, आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, या मैं केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करूँगी तब आपको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सेकेंड स्टेप होता है दिस कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरा वहीं पे होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वो क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज, ठीक। और इसमें केमिकल एनर्जी का यूज होता है जो हम सनलाइट से कन्वर्ट करके बनाए हुए थे। और ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप्स एक के बाद एक हों। जैसे डेजर्ट में क्या होता है? CO2 नाइट में एब्जॉर्ब हो जाती है और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बनाते हैं रात में, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करके मैलिक एसिड बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उस एब्जॉर्ब CO2 से दिन के समय, ठीक है, दिन के समय वो CO2 को रिड्यूस कर देते हैं अपने ग्लूकोज में, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो फोटोसिंथेसिस के लिए होने चाहिए सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2। अब डिस्चार्ज प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट ऐसा प्लांट जिसका पूरा का पूरा स्टार्च यूज अप हो चुका हो। मतलब क्या है? हमें पता है कि प्लांट फूड बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, और बहुत सारा फूड वो यूज़ कर लेते हैं। हो सकता है उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा फूड बन गया, तो जैसे अपना मम्मी लोग फूड स्टोर करके रखते हैं ना, वैसे ही प्लांट भी फूड स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ताकि जब भी भूख लगे वो खा सकें, ठीक है। तो जो स्टार्च होता है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है प्लांट्स में। तो जैसे ही सारा का सारा स्टार्च यूज अप हो जाएगा प्लांट का, ठीक है, हम उसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्लांट। ये कैसे किया जाता है? जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस ना कराई जाए, खाना तो प्लांट को चाहिए लेकिन प्लांट खाना नहीं बना पा रहा है, ठीक है, जब उनको फोटोसिंथेसिस नहीं कराई जा रही है, तो ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है प्लांट को 3 दिन तक पूरे डार्क रूम पे रख के, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज प्लांट।